हेलो दोस्तों मैं भी एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। फाइनली दोस्तों एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं फॉरेन इन्वेजन की ओर, फॉरेन अटैक्स की ओर। दोस्तों हमने कितने सारे विदेश आक्रमण पढ़े हमारे देश पर, कभी यूनानियों का, कुषाणों का, तो हूणों का और फिर अरबों का यानी कि इस्लाम का आक्रमण हुआ। एक बार फिर हमारे देश पर इस्लाम अटैक होने वाला है। मैंने देश को जब भी थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बनाया तो आप समझ जाएं कि कुछ बदलाव अब हमारे देश में होने वाले हैं, कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। तो मैंने देश को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है क्योंकि अब बहुत खतरनाक आक्रमण होने वाला है। और ये वो आक्रमण होगा जो आज तक लोग याद करते हैं कि वह क्या आक्रमण था, क्या सीन था वो। तो दोस्तों एक बार फिर हम इस्लाम धर्म की ओर अपने नज़रिए को ले चलते हैं, क्योंकि आक्रमण ये जो होने वाला है वो इस्लाम का ही आक्रमण है। ठीक है, तो कहानी सुनना है, बहुत मज़ेदार तरीके से मैं कहानी सुनाऊंगा आपको। कहानी सुनना है बस लगभग आधे घंटे तक। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इस्लाम धर्म के अनुयायियों में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले अरबवासी थे। 712 में मोहम्मद बिन कासिब के नेतृत्व में अरबों का प्रथम सफल आक्रमण हुआ और सिंध पर एक नए धर्म, एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, जिसे हमने इस्लाम धर्म कहा। इस्लाम धर्म भारत में 712 में जब मोहम्मद बिन कासिब द्वारा स्थापित हुआ, उस समय उत्तर भारत में और हम कहें तो पूरे भारत में कोई खास परिवर्तन नहीं आया राजनीतिक स्थितियों में। पॉलिटिकल इशू तो वही रहे कि हमारे देश के राजा आपस में लड़ते रहे और इस्लाम ने यहाँ पर लूटपाट करना शुरू कर दिया। देखो, इस्लाम धर्म के साथ एक चीज़ शुरू से रही है कि प्रचार करेंगे, ठीक है, कोई नहीं मानता है तो ज़बरदस्ती अपन अपनावाएंगे उसको, वो भी ठीक है, लेकिन लूट खसोट करना ये इस्लाम धर्म में जो इस्लाम के शासक आते थे प्रचार करने, उनके साथ जुड़ा रहा। और भारत तो एक ऐसा देश है कि भाई सोने की चिड़िया कहा जाता है, जितना चाहे लूटो कमी नहीं है। तो इस्लाम धर्म का उद्देश्य इस बार यही है कि भारत से हम बहुत अपार धन संपत्ति को लूटें और एक नए साम्राज्य का स्थापना करें मध्य एशिया में। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि अरबवासी सर्वप्रथम वो व्यक्ति थे इस्लाम धर्म के अनुयायियों में जिन्होंने भारत में आक्रमण किया, 712 मोहम्मद बिन कासिब। अब अरबों के हाथ में था इस्लाम धर्म, और शुरू में ऐसे ही होता है कि आपने कोचिंग ज्वाइन किया, आपने सब्सक्रिप्शन लिया, बढ़िया प्लेलिस्ट को डाउनलोड किया और वीडियो देखना शुरू किया, अब आईएएस बनना ही है, अब तो मैं यूपीएससी को एक बार में निकालूंगा। 1 महीने 2 महीने में जोश ठंडा होना शुरू हो जाता है। सेम कंडीशन अरबों के साथ, बड़ी जोश से निकले थे कि पूरे दुनिया को इस्लाम में तब्दील कर देंगे, हम पूरे विश्व को दारुल उल हर्ब में बदल देंगे, दारुल उल इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे, दारुल उल हर्ब से। तो ऐसा अरबवासी पूरा लेके निकले थे कि हम पूरे दुनिया को इस्लाम बना देंगे। मात्र 200 साल तक अरबों ने नेतृत्व किया इस्लाम धर्म का, और अब ये थक गए। जो खलीफा हुआ करते थे, खलीफा ये इस्लाम धर्म के जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, जिन्हें जन्मदाता माना जाता है, उनके उत्तराधिकार माने जाते हैं। तो खलीफा जो थे ये हो गए थे भाई विलासिता प्रिय, भोग विलास में और अय्यासी में। अब खलीफाओं ने इस्लाम धर्म का नेतृत्व, यानी कि अरबों ने इस्लाम धर्म का नेतृत्व अपने हाथों से खो दिया, और ये नेतृत्व अब यहाँ से निकल कर गया सीधा ईरान। कहाँ गया? ईरान। अब ईरानियों के पास आया नेतृत्व,
पहले जब अरबों के पास था तो देखो अरबों के पास एक अच्छी खासी सभ्यता थी। अरब कहीं ना कहीं विज्ञान के समर्थक थे। प्रारंभ में जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो भारतीय हिंदू धर्म की तरह ही इस्लाम धर्म में भी विज्ञान और धर्म दोनों एक साथ चले। लेकिन आगे बढ़ते हुए जब खलीफा खुद ही विलासिता प्रिय हो गए, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण हुए और ब्राह्मण युग आया, ऐसे ही खलीफाओं के साथ भी हुआ। तो खलीफा ये विलासिता प्रिय हो गए और इन्होंने अपना इस्लाम धर्म अपने हाथों से खो दिया और ये नेतृत्व गया किसके हाथ में? ईरानियों के हाथ में। अब ईरानी बड़े जोर शोर से निकले हैं कि हम इस्लाम का क्या करेंगे, पूरी दुनिया में प्रचार करेंगे। तो ईरान में पहुंचा है। अब ईरान में पहुंचा है तो ईरान के पास है भाई अपना एक देश इराक। ठीक, इराक के थोड़े से और ऊपर साइड चलें तो तुर्क आ जाता है, जिसे आजकल हम तुर्की कहते हैं। ठीक है, ये लोग अब ईरान के हाथ में गया नेतृत्व और ईरानी जो हैं संस्कृति के समर्थक हैं। अरबों में एक सभ्यता है, ईरानियों में एक संस्कृति है, समझदारी है। लेकिन अब इसके बाद जब नेतृत्व इस्लाम धर्म के प्रचार का दूसरे हाथों में जाएगा, मैं सीधी भाषा में कहूँ तुर्कों के हाथ में जाएगा, तो कहानी इतनी ज़्यादा बदलेगी कि अभी आप सुने बस और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब ईरानियों के हाथ में नेतृत्व है तो इस समय ईरानी सामान्य कहे जाते थे। ईरानी क्या कहे जाते थे? सामान्य। वो सामान्य जो थे वो इस्लाम धर्म के सबसे बड़े अब तक के प्रचारक हैं और इस्लाम का प्रचार करने के लिए इन्होंने इराक को कब्जे में ले लिया। इराक कब्जे में आ गया। ये लगभग बात है भाई 900 के आसपास की। ठीक है, 10वीं शताब्दी शुरू होने वाली है। अब जो एक नदी है आक्सस, ये जो आक्सस नदी है इसके ऊपर है तुर्की और इसके नीचे है क्या? ईरान। तो ईरान के सामान्य योद्धा तुर्क पहुंचे हैं कहाँ? आक्रमण करने की, तुर्क को भी इस्लाम में बदल लेंगे। और तुर्क जो थे वो प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। तुर्क में जो लोग रह रहे थे वो इस्लाम धर्म के समर्थक नहीं थे, वो प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। हम ये नहीं कह सकते कि वो हिंदू थे, हम ये नहीं कह सकते कि वो यूनानी थे, लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो एक बर्बर खानाबदोश जनजाति थी जो अब इस्लाम धर्म को अपने हाथ में लेगी। कैसे लेगी? देखो, सामानियों ने तुर्क पर आक्रमण कर दिया और तुर्क पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि भाई इनको लगता है कि हमारा देश खतरे में है, धर्म खतरे में है तुर्कों की वजह से। अरे तो तुर्क ऊपर है भाई, वो कहाँ से खतरा दे देंगे? उनके पास तो ना कोई सभ्यता है, ना कोई संस्कृति है, ना उनके पास कोई धर्म है, वो तो बर्बर जाति हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो सामानियों को ऐसा लगा कि खतरा है, सामानियों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और तुर्कों पर जब आक्रमण किया तो तुर्क ने इसका विरोध किया और तुर्की से बहुत सारे लोग सामानी पकड़ कर लाए और उन्हें गुलाम बनाया जाने लगा। ठीक है, यही सामानी आगे चलकर गाजी कहलाते हैं। ये पहली बार गाजी शब्द आपको सुनने को मिल रहा है। ये एक योद्धा का नाम है जो इस्लाम की रक्षा काफिरों से करती है। ठीक है, तो गाजी योद्धाओं का जन्म सामानियों से हुआ और इसलिए हुआ क्योंकि इस्लाम धर्म का प्रचार करना है, धर्म की रक्षा के लिए भी और राज्य की रक्षा के लिए भी। और मैंने कहा कि भाई इस्लाम धर्म में एक चीज़ शुरू से है कि हम लूटपाट बहुत करेंगे शासकों में। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, शासकों की बात कर रहा हूँ। तो शासकों ने इन 3 उद्देश्य से तुर्क पर आक्रमण किया कि धर्म को बचाना है, दूसरा लूट करनी है, तीसरा राज्य को भी खतरा है। तो जो प्रचारक, जो धर्म के रक्षक सामने आए
वो कौन थे? वो गाजी थे। ठीक है, इन गाजी योद्धाओं का जन्म इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए सामानियों से ही हुआ है। भारत में आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी, उसने गाजी की उपाधि ली। तो ये नहीं है कि गाजी वो पहला व्यक्ति था। गाजी कहाँ पर आए हैं? ईरान में आए हैं। ठीक है, तो ये लोग इनको कहते हैं कि काफिर, यानी कि गैर मुस्लिम। हर व्यक्ति जो गैर मुस्लिम है उन्हें इस्लाम धर्म के लोग काफिर कहते हैं। ठीक है, तो अब तुर्की से भैया बहुत सारे गुलाम पकड़ लिए, तुर्क पर आक्रमण कर दिया। तो तुर्क ने अच्छा खासा विरोध भी किया, लेकिन हुआ ये है कि जो तुर्क है यहाँ से बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, गुलाम बनाया गया, और ईरान एक ऐसा मार्केट बनेगा गुलामों का। यहाँ पर बड़े बड़े गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक, भारत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश, ये सब यहीं के गुलाम थे जो तुर्क थे। तो अब तुर्कियों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, और तुर्क में जब इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ तो इस्लाम धर्म का बेड़ा किसने उठा लिया? तुर्कियों ने उठा लिया। और भाई तुर्क इतने बड़े वाले इस्लाम धर्म के समर्थक निकले कि ये भूल गए कि हमारे पूर्वज एक समय प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। ये भूल गए कि हमारे पूर्वज अरब, ईरान, इराक से भागकर तुर्क आए थे। इन्होंने इस्लाम धर्म का जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया, और सामानियों का तो अंत ही हो गया, पूरी सत्ता समाप्त हो गई, पता नहीं चल पाया कि कहाँ गए। तो तुर्कियों के हाथ में अब आया है इस्लाम का नेतृत्व। और इस्लाम धर्म की सबसे खूबसूरत बात यही रही है कि तुम नहीं मानोगे तो मानवा लेंगे हम। ठीक है, तो तुर्कों के हाथ में नेतृत्व आया है, और बहुत खतरनाक जनजाति है तुर्क। तुर्कियों के बुद्धि और व्यवहार का जरिया तलवार और सफेद की शीशी। इनको ना तो किसी धर्म से मतलब है, क्योंकि अब ये इस्लाम अपना चुके हैं। ये भूल चुके हैं कि हमारे पूर्वज प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे, वो इस्लाम को नहीं मानते थे, और इन्होंने इस्लाम धर्म का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, सतीश चंद्र इस बात को सबसे खूबसूरती से लिखते हैं। मध्यकालीन इतिहासकारों में हरिश्चंद्र वर्मा, सतीश चंद्र और एनसीईआरटी को तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल मत पढ़ो, बिल्कुल बकवास लिखा है। आपको पढ़ना है, आप हरिश्चंद्र वर्मा को पढ़ें, आप सतीश चंद्र को पढ़ें। ठीक है, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये हरिश्चंद्र वर्मा और सतीश चंद्र से जो बुक हैं उनसे लिया गया है भाई। ठीक है, आप ये ना सोचे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। किससे लिया गया ये? सतीश चंद्रा से और हरिश्चंद्र वर्मा से। इन दो राइटर्स को मैं सबसे अच्छे तरीके से पढ़ता हूँ। तो तुर्क के हाथ में इस्लाम का नेतृत्व है। तो मैंने कहा भाई बहुत सारे गुलाम बनाए, इन्हीं में एक गुलाम था अलप्तगीन। ठीक है, एक गुलाम कौन था? अलप्तगीन। अलप्तगीन तुर्की गुलाम था जिसे ईरानी पकड़ के लाए थे। इसने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, एक फ्री कंट्री इसने बसा ली पूरी। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम से मैं हिंदी ज़्यादा बोलता हूँ। तो इसने एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, सामानियों का अंत कर दिया, और बना लो गुलाम। तो अलप्तगीन ऐसा व्यक्ति है भाई, बहुत खतरनाक है और प्रतिभा का महान धनी है। देखो पहली चीज़ तो ये गुलाम, और इतना अच्छा गुलाम कि इस्लाम धर्म ने इसको गुलाम बनवा लिया, कहाँ से? तुर्की से उठवा के, और ये उसी का प्रचार करने निकलेगा। तो तुर्की वाले आए कि भैया ऐसा है कि तुम हमारे ही हो, तुम हमारे ही हो, बाहर के नहीं हो। इसने सबको मरवा दिया। इसने इतना खतरनाक आक्रमण किया तुर्क पे, पूरे लोगों को मरवा दिया। जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया
अलप्तगीन ने सबको मरवाया। इतना खतरनाक व्यक्ति अलप्तगीन। लेकिन ये भूल चुका है कि मेरे पूर्वज इस्लाम के समर्थक नहीं थे, इस्लाम से भाग रहे थे, ईरान से इराक, इराक से तुर्क, और अब अलप्तगीन सब कुछ भूल चुका है, तुर्क सब कुछ भूल चुके हैं। तो एक बार तुर्क ने फिर से आक्रमण कर दिया ईरानियों पर, ईरान में। तो इसने पूरे जितने भी सेना वाले आए थे सबको एक तरफ निपटाना शुरू, क्योंकि ये भूल चुका है ये होता है एक धर्म से कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है। देखो अलप्तगीन तो मध्य एशिया से तो अलप्तगीन लड़ रहा है, ठीक है। अब वो इधर बढ़ रहा है, कहाँ? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में है अमीर अबू बकर लाविक, ठीक है। अफगानिस्तान के इधर वाला हिस्सा है, अफगानिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान के साइड का हिस्सा। अमीर अबू बकर लाविक से जाबुलिस्तान छुड़ा लिया अलप्तगीन ने। इतना मारा अमीर अबू बकर लाविक को, सब कुछ भुला दिया और कहते इस्लाम अपनाओ। तो अमीर अबू बकर लाविक ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कैसे, हम क्यों अपनाएं। तो ज़बरदस्ती अपनवाया और इसका देश जाबुलिस्तान छुड़ा लिया और राजधानी गजनी, ये देखो गजनी का नाम आ गया, राजधानी गजनी, गजनी पर अपना अधिकार जमा लिया। किसने? अलप्तगीन ने। गजनी पर क्या कर लिया? अधिकार जमा लिया। अब भाई इधर अमीर अबू बकर लाविक से जाबुलिस्तान छुड़ा लिया और गजनी या गजना, देखो गजनी हिंदू भाषा में हम गजनी कहते हैं, अरबी में कहें या फारसी में तो गजना, ऐसे दो चार नाम मिल जाते हैं। तो गजनी पर किसका अधिकार हो गया? अब अलप्तगीन का। अब अलप्तगीन है और भारत है इधर। तो भाई जब गजनी पर इसने अपना अधिकार जमा लिया तो अब इधर भारत आ गया और भारत की जो पश्चिमी सीमा है वो हिंदू कुश पर्वत तक है। ये हिंदू कुश पर्वत, यहां तक भारत की सीमा है। अब अलप्तगीन को आगे बढ़ना है, तो ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में कोई नहीं है। इधर देखो कौन है, इधर है हिंदू शाही राजा जयपाल, जात का ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण वंशी हिंदू शाही राजा है जयपाल। जिन लोगों को लगता है कि ब्राह्मण हल्के में रहे तो उनको ये वीडियो आप एक बार सेंड करना। देखो एक तो ब्राह्मण शुरू से ही प्रतिभा के धनी रहे हैं, 3000 साल गुलामी ऐसे नहीं करवाई उन्होंने भारतीयों से, मूल निवासियों से। प्रतिभा के महान धनी, बहुत खतरनाक राजा है जयपाल। वो जयपाल इधर हिंदू कुश पर्वत तक अपनी सीमा साझा करता है। अब हिंदू कुश पर्वत तक ब्राह्मणों का शासन है, कश्मीर में रानी दिद्दा है और इधर अलप्तगीन है। तो 963 के आसपास की ये घटना है भाई, 963 के आसपास। अब इनकी देखो तुम क्या होने लगी है, सीमाएं टकराने लगी। तो ब्राह्मणों का कहना है इधर जयपाल का, कहते कि आके बताओ, और अलप्तगीन का कहना है कि अपने को तो पूरा ही चाहिए, क्यों, काफिर हो तुम। तो भाई अलप्तगीन और ये जो हिंदू राजा हैं इनके बीच में छोटे छोटे युद्ध होना शुरू हो गए। कभी ये इधर से पत्थर फेंक के मार देते हैं पर्वतों पर से, कभी ये गुलेल से ऐसे मार देते हैं। तो ऐसा युद्ध होना शुरू हो गया। अब जयपाल को ये बर्दाश्त नहीं कि बार बार हमले हो रहे हैं, और इधर अलप्तगीन की मृत्यु हो गई, अलप्तगीन सलट गया। तो अलप्तगीन की हो चुकी मृत्यु और अलप्तगीन का जो इस समय गुलाम था वो था बलप्तगीन। ये श्रेष्ठ व्यक्ति था। इसका अपना अलप्तगीन का लड़का था इसहाक। तो इसहाक से कुछ नहीं बन पाया भाई,
कई बार ऐसा होता कि पिता इतने योग्य निकलते हैं और लड़का देखो इसहाक 3 साल बेचारे ने शासन किया, मर गया, बलब्तगीन राजा बना। इधर जयपाल है, आक्रमण। तो बलब्तगीन और हिंदू शाही राजा जयपाल के बीच युद्ध हुआ, लेकिन उसके कोई परिणाम नहीं निकले। बलब्तगीन मरा और यहाँ अब राजा बना है कौन? पिराई। ये भी गुलाम है और ये भी किसके गुलाम है? अलब्तगीन के। देखो अलब्तगीन गुलाम था सामानियों का, ईरानियों का, इसहाक उसका लड़का, बलब्तगीन अलब्तगीन का ही क्या है? गुलाम है, और पिराई भी कौन है? गुलाम है। तो ऐसे करके राजा बदला है और ये गुलाम राजा हैं, ठीक। तो पिराई इस समय है। अब जयपाल निकला भैया, जयपाल ने बहुत खतरनाक आक्रमण किया है पूरी सेना सहित और लमघान तक पहुंच गया। लमघान के पास पिराई की सेना और इधर हिंदू राजा जयपाल के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों की सेनाएं इतनी खतरनाक लड़ रही थी, लेकिन ये हुआ है कि अचानक से बहुत खतरनाक तूफान आया और जयपाल की सेना तूफान में फंस गई और जयपाल को संधि करके वापस लौटना पड़ा अपने राज्य। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में। अब ये देखो पिराई ने कहाँ तक? लमघान और अफगानिस्तान का ये हिस्सा, इस पर कब्जा कर लिया। बल्क, दवात, बामियान, अब इन सब पर किसका अधिकार हो गया? पिराई का। अब देखो भाई तीसरी लड़ाई, ये दूसरी लड़ाई थी। अब तीसरी लड़ाई में हुआ ये है कि शांति की स्थापना करके आया था कौन? जयपाल। वापस भारत आया लाहौर और उसने संधि को तोड़ दिया। जयपाल ने संधि को तोड़ा और वापस अटैक किया है किस पर? पिराई पर। यहाँ से वापस आया है कौन? जयपाल, और वापस अटैक किया पिराई पर। इस बार दोनों के बीच घमासान युद्ध हो रहा है। जयपाल जीतने ही वाला था कि अंतिम समय में सुबुक्तगीन नाम के एक व्यक्ति ने हमला कर दिया पीछे से। किसने? सुबुक्तगीन ने पीछे से हमला कर दिया और अंतिम रूप से जयपाल परास्त। पहला हमला बलब्तगीन, तो जयपाल के बीच और बलब्तगीन के बीच कुछ फैसला नहीं हो पाया। दूसरा हमला पिराई पर किया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि तूफान आया, जयपाल की सेना फंस गई। तीसरा हमला किया उसने, तो तीसरे हमले में जीतने ही वाला था कि पीछे से सुबुक्तगीन की सेना आई और जयपाल पर हमला कर दिया और जयपाल बुरी तरह परास्त हुआ। अब आप पूछोगे कि ये सुबुक्तगीन कौन है? ये अलब्तगीन का दामाद है। कौन है ये? दामाद। ये अलब्तगीन का दामाद है। अलब्तगीन ने अपनी लड़की की शादी किससे की थी? सुबुक्तगीन से। तो सुबुक्तगीन दामाद है, लेकिन पहले गुलाम था। पहले ऐसे ही होता था कि पहले गुलाम बनाओ फिर लड़की की शादी करवाओ। आज के समय में ऐसा है कि पहले लड़की की शादी करवाओ फिर गुलाम बनाओ, ठीक है। तो अलब्तगीन का दामाद सुबुक्तगीन पीछे से आक्रमण करता है और जयपाल अंतिम रूप से हार जाता है और जयपाल यहाँ से वापस आए। अब यहाँ पर दोस्तों ये बताया जाता है कि जयपाल स्वयं ही चिता पर जाकर बैठ गया, क्योंकि जयपाल को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि मैं 3 बार कैसे हार गया। भाई मैं 3 बार कैसे हार गया, ये बात जयपाल को जीने नहीं दे रही। जयपाल बहुत दुखी है और जयपाल ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे राज्य पर इस्लाम का कब्जा हो जाए, मेरे राज्य पर इस्लाम का अटैक हो, मेरे राज्य में इस्लाम लूटपाट करे, ये उसको पसंद नहीं आया। अब पेशावर तक, ये देखो पाकिस्तान पेशावर, यहाँ तक किसका अधिकार है? सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन इस समय राजा बन चुका है पिराई को हटा के।
पेशावर तक आ चुका है। लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं था, लेकिन जयपाल हार मान गया और जयपाल ने आत्महत्या कर ली। और जयपाल के बाद राजा बना है उसका लड़का आनंदपाल। अब आनंदपाल है और इधर सुबुक्तगीन। अब दोस्तों 972 के पास की घटना थी जब पिराई था। 998 सुबुक्तगीन का लड़का महमूद गजनवी राजा बनने वाला है। सुबुक्तगीन का कौन है ये लड़का? महमूद गजनवी। इस्लाम का महान रक्षक, इस्लाम का महान नायक, अफरासियाब का वंशज अपने आप को बताने वाला, और पूरी मध्य एशिया को इसने रोन डाला। सामानियों जो ईरानी थे, ईरानियों के नेतृत्व में पूरे रूस को रोन डाला। देखो महमूद गजनवी से पहले की घटना बता रहा हूँ कि ईरानियों ने रूस को रोन डाला। उन्हीं से प्रेरणा लेकर अपने आप को ईरानियों का, अफरासियाब का वंशज कहकर महमूद गजनवी ये कसम खा रहा है कि मैं अपने पिता के प्रण को पूरा करूंगा, पूरे भारत को रोन डालूंगा, हर साल एक आक्रमण करूंगा और पूरे भारत से धन संपत्ति लूटकर मध्य एशिया लाऊंगा और पूरे भारत को इस्लाम धर्मियों में परिवर्तित कर दूंगा। अब राजा कौन है? महमूद गजनवी। इधर आनंदपाल। उत्तर भारत में राजपूत हैं जिन्हें आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। नीचे आए तो राष्ट्रकूट हैं। बंगाल में पाल वंश, ठीक। उत्तर पश्चिम में हिंदू शाही राजा इस समय कौन है? आनंदपाल। कन्नौज में इस समय है राज्यपाल, ठीक। इधर चालुक्यों में है भीमदेव। ये राजा हैं इस समय। और आक्रमण किसका होने वाला है? महमूद गजनवी का। इधर देखो राजपूत हैं, आपस में लड़ रहे हैं राजपूत पूरे टाइम। इधर आनंदपाल लड़ के परेशान है, कहाँ तक लड़े। बंगाल में पालवंश है, पालवंश की हालत तो पहले से ही बहुत खराब थी। इधर प्रतिहार राजा कन्नौज में राज्यपाल है, 1019 में आक्रमण करेगा। तो अब ये उत्तर भारत की स्थिति है महमूद गजनवी के आक्रमण से पहले, और अब भारत में महमूद का आक्रमण होने वाला है। अब भाई नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।